हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 उत्तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले अध्याय में अपने जो जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं उनके बारे में पढ़ा। एक कोशिका जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती है। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं की ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षतापूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्य में पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती है, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती है। रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। अतः बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती है सदैव एक समूह में होती है। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक कहलाता है। ये उत्तक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी उत्तक के उदाहरण हैं। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती है तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है, समूह में एक उत्तक का निर्माण करती है। क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तकों से बने होते हैं? आइए हम विभिन्न उत्तकों की संरचनाओं तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधों और जंतुओं की संरचना समान होती है? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं, चूंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है, अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले उत्तक प्राय मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरी ओर जंतु भोजन, साथी, आश्रय मीन्स जो आवास है की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता होती है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। पौधों के कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे उत्तक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के उत्तकों का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि तथा विभाज्योतक तथा स्थायी उत्तक जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एकरूप होती है। अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूह के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन एक और पौधों के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम उत्तकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पादप उत्तक, विभाज्योतक। क्रियाकलाप 6.1 दो शीशे के जार लेते हैं, उनमें पानी भर देते हैं। अब 2 प्याज लेते हैं और दोनों जारों पर एक एक प्याज रख देते हैं। जैसा कि चित्र 6.1 में दिखाया गया। कुछ दिनों तक पौधों दोनों प्याजों की मूलों की लंबाई मापते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे दिनों में मूल की लंबाई को माप लेते हैं। दूसरे जार में रखी प्याज की मूल को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं। इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूलों की लंबाइयों का 5 दिनों तक निरीक्षण करें और उनमें हुए प्रत्येक दिन की वृद्धि की माप को नीचे दी गई तालिका में लिखें। ऊपर के निरीक्षणों को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।
किस जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी है? हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद भी क्या वह वृद्धि करती रहती है? जब हम जार 2 में रखी प्याज की मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो वे वृद्धि करना बंद कर देगी। क्यों? पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभाज्योतक भी कहा जाता है। ये विभाज्योतक किस भाग में स्थित है? विभाज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षतः, कैम्बियन तथा अंतर्विष्टि भागों में वर्गीकृत किया जाता है। विभाज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभाज्योतक की तरह होती है, लेकिन जैसे ही बढ़ती और परिपक्व होती है, इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित होती है। परोह के शीर्ष स्थ विभाज्योतक जड़ों तथा तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभाज्योतक कैम्बियन के कारण होती है। अंतर्वृष्टि विभाज्योतक कुछ पौधों में पर्व संधियों के साथ पाए जाते हैं। विभाज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। उनके पास रसधानी नहीं होती है। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास रसधानी क्यों नहीं होती है? आप कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में उल्लेखित रसधानियों के कार्यों का संज्ञान ले सकते हैं। स्थायी ऊतक विभाज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है? ये एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति को खो देती है, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करती है। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभाज्योतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक का विकास करती है। क्रियाकलाप 6.2 एक पौधे के तने को लीजिए तथा अपने शिक्षक की सहायता से उसके पतले सेक्शन काटिए। अब सभी सेक्शन को सेफ्रीन से रंजित करें। एक अच्छे से कटे हुए सेक्शन को स्लाइड पर रखें और उस पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालें। उसको कवर स्लिप से ढक दें और स्लाइड का निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी से करें। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करें और उनके विन्यास को देखें और चित्र 6.3 से उसकी तुलना करें। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार करें और निरीक्षण के आधार पर उनके उत्तर दें। क्या सभी कोशिकाओं की संरचना समान है? कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाओं के इतने प्रकार क्यों हैं? हम पौधों की मूलों का सेक्शन काटने की कोशिश कर सकते हैं। हम विभिन्न पौधों के मूल और तने का सेक्शन भी काट सकते हैं। सरल स्थायी ऊतक एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती है जिसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। पेरेकाइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं हैं। ये प्राय बंधन मुक्त होती है तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। ये ऊतक प्राय भोजन का भंडारण करती है। कुछ पेरेकाइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। स्थितियों में इन ऊतकों को क्लोरेनकाइमा हरित ऊतक कहा जाता है। जलीय पौधों में पेरेनकाइमा की कोशिका के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती है जिसके कारण ये जल में उतर आती है। इस प्रकार के पेरेकाइमा को एरेकाइमा कहते हैं। पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी ऊतक कॉलेनकाइमा के कारण होता है। यह पौधे के विभिन्न भागों पत्ती तना में बिना टूटे हुए लचीलापन है लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पा सकते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है, जैसा चित्र 6.4b में दिखाया गया है। एक अन्य प्रकार का ऊतक स्क्लेरेकाइमा होता है। यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेशेयुक्त छिलके को देखा है। यह स्क्लेरेकाइमा ऊतक से बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है। ये लंबी और पतली होती है क्योंकि इस ऊतक की भित्ति
लिग्निन के कारण मोटी होती है। ये भित्तियाँ प्राय इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। यह ऊतक तने में संवहन मंडल के समीप पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। यह पौधों के भागों को मजबूती है प्रदान करता है। क्रियाकलाप 6.3 रियो की ताज़ा तोड़ी हुई पत्ती लीजिए। इसे दबाव लगाकर इस तरह तोड़िए कि पत्ती का छिलका अलग निकल जाए। इस छिलके को अलग करके जल से भरी हुई पेट्री डिश में रखें। इसमें कुछ बूंदे सैफरीन विलेन की डालिए। कुछ समय लगभग 2 मिनट पश्चात छिलके को स्लाइड पर रख दीजिए तथा इसे धीरे से कवर स्लिप से ढकें। इसका सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन कीजिए। जो आप देख रहे हैं वो कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस प्राय कोशिकाओं के एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाली पादप में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है, जो जल के क्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। पौधे की जो पूरी सतह है एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधे की रक्षा करती है। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है, अतः इसकी कोशिकाएं भी बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के अक्षीण परत बताती है। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती है। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती है। पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं, जैसा कि चित्र 6.5 में दिखाया गया है। जो स्टोमेटा है वो 2 वृत्तीय आकार की कोशिकाएं घेरे रहती है, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहती है। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन वाष्प के रूप में पानी का निकलना की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है। याद करें, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करें। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती है। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस से या में क्यूटीन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप है होता है। क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं? क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है? जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है, इसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। द्वितीयक विभाज्योतक की एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है, कॉर्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती है। ये बिना अंतः कोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती है। उनकी भित्ति में सुबरिन नामक पदार्थ होता है, जो इन छालों को हवा तथा पानी के लिए अभेद बनाता है। 2 जटिल स्थायी ऊतक। अब हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार चुके हैं, जो कि एक ही तरह के दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है, जो कि उनकी
तलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। चित्र 6.3 में तने का एक भाग दिखाया गया है। क्या हम संवहन मंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं? जाइलम टेट्रिड वाहिका, जाइलम पेरेकाइमा बी, सी और जाइलम फाइबर रेशे से मिलकर बना होता है। ट्रैकिड एवं वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती है। ट्रैकिड और वाहिकाओं की संरचना नालीकारक या नालिकाकार होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पेरेकाइमा भोजन का संग्रह करता है। जाइलम फाइबर रेशे मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। फ्लोएम 5 प्रकार के अवयवों चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेकाइमा फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। चित्र 6.7 डी चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन के पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। जंतु ऊतक। जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती है जिन्हें हम पेशीय कोशिका कहते हैं। इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों की गति प्रदान करता है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं। यह ऑक्सीजन कहाँ से आती है या कहाँ जाती है? यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए यह भोजन ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित और वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है तथा पेशी पेशीय ऊतक का। एपिथेलियम ऊतक जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक है। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं से ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी, नली का अस्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती है और ये एक अनवरत परत का निर्माण करती है। इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। स्पष्ट जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियम कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः सभी एपिथेलियमों को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। चित्र 6.9 में दर्शाए अनुसार विभिन्न एपिथेलियम की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती है जो उनके कार्यों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नली का अस्तर या कुपिका, जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर चपटी एपिथेलियमी ऊतक कोशिकाएं होती है। इनको सरल शल की एपिथेलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती है तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती है। आहार नली तथा मुंह का अस्तर शल की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं शल की एपिथेलियम
से बनी होती है। त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाएं इनको कटने और फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। चूंकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है, इसीलिए इन एपिथेलियम को स्तरित शल को एपिथेलियम कहते हैं। जहाँ अवशोषण और स्त्राव होता है, जैसे आंत के भीतरी अस्तर लाइनिंग में, वहाँ लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती है। यह स्तंभाकार एपिथेलियम एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक में पक्षमाक्ष होते हैं, जो कि एपिथेलियमी ऊतकों को कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती है। ये पक्षामाक्ष गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार के एपिथेलियम को पक्षमाक्षी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। घनाकार एपिथेलियम वृक्कीय नली तथा लाल ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है, जहां यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये एपिथेलियमी कोशिकाएं प्राय ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है, जो एपिथेलियमी ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्त्राव कर सकती है। कभी कभी एपिथेलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिका ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथिल एपिथेलियमी कहलाता है। संयोजी ऊतक। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। आइए अब हम इस तरह के ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी लें। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और अंतरकोशिकीय आधांतरी मैट्रिक्स में धसी होती है। यह आधांतरी जेली की तरह तरल, संघन और कठोर हो सकती है। आधांतरी की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। क्रियाकलाप 6.4 रक्त की एक बूंद स्लाइड पर ले और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी में देखें। रक्त के तरह आधांतरिक भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती है। यह मांसपेशियों को सहारा देती है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों के क्या उपयोग है। अस्थि कोशिकाएं कठोर आधांतरी में धसी होती है, जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक, जिसे स्नायु अस्थि बंधान तंतु कहते हैं, से जुड़ी होती है। यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। स्नायु में आधांतरी बहुत कम होती है और अस्थियों से जोड़ती है। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक कंडरा टेंडन है, जो अस्थियों में मांसपेशियों को जोड़ता है। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। उपास्थि कार्टिलग एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधांतरी प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। हम कान की जो उपास्थि है को मोड़ सकते हैं, परंतु हाथ की अस्थि को नहीं। सोचिए, ये दो ऊतक किस प्रकार भिन्न है। एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली सतह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है। वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती है। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय रेशा मस्कल फाइबर भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। कुछ पेशियों की हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं।
हाथ और पैर से विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी वॉलेंटरी मस्कल कहा जाता है। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है क्योंकि अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती है तथा शारीरिक गति में सहायक होती है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियाँ हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती है। इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। हम इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभीय होती है। आहार नली में भोजन का प्रभाव या रक्त नली का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियाँ ऐच्छिक नहीं है। इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते हैं, अर्थात हम इन गतियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं। चिकनी पेशियाँ 6.11 बी अथवा अनैच्छिक पेशियाँ इनकी गति को नियंत्रित करती है। ये आँख की पलक, मूत्र वाहिनी और फेफड़ों की श्वसनली में पाया जाता है। कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा नुकीला तर्करूपी स्पिंडल शेप्ड होता है। ये एक केंद्रकीय होती है। इनको अरेखित पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम आरेखित क्यों है? हृदय की पेशियाँ जीवन भर लयबंद होकर प्रसार एवं संकुचन करती है। इन अनैच्छिक पेशियों को कॉन्ड्रिक पेशी कहा जाता है। चित्र 6.11 सी। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रकीय होती है। क्रियाकलाप 6.5 विभिन्न प्रकार की पेशी ऊतकों की संरचना की करें, इनके आकार, केंद्रों की संख्या और कोशिका में केंद्र की स्थिति को नोट करें। तंत्रिका ऊतक सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती है और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होते हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती है। चित्र 6.12 प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है, इसको एक्सॉन कहते हैं, तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध डेंड्राइट्स होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदनाओं को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्राय सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है। आपने क्या सीखा? ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। पौधों के ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभाज्योतक तथा स्थायी ऊतक। विभाज्योतक मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विभाज्य ऊतक है तथा ये पौधों की वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। स्थायी ऊतक विभाज्योतक से बने हैं जो एक बार विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं। इनको सरल तथा जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किया जाता है। पेरेन्काइमा, कालेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा सरल ऊतकों के 3 प्रकार है। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतकों के प्रकार है। एपिथीलियमी पेशीय संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक जंतु ऊतक होते हैं। आकृति और कार्य के आधार पर एपिथीलियमी ऊतक को शल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमीय और ग्रंथि श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार हैं। एरिओलर ऊतक, एडिपोज वसामय ऊतक, अस्थिकंडरा, स्नायु उपास्थि तथा रक्त रुधिर। पेशी ऊतक के 3 प्रकार है, रेखित, अरेखित, कॉन्ड्रिक, हृदय पेशी। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको महत्वपूर्ण लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।